नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज जिस वक्त मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का एक बड़ा सरेंडर हो रहा है। एक बड़े नेता नक्सलियों के पापा कैसा लग रहा है? उनके साथ बहुत सारे और नक्सली आकर वहां हथियार डाल रहे हैं। हमारे पास उसकी बहुत सी तस्वीरें आई है। हमारे बस्तर के फोटोग्राफर विमल मिंज ने भेजी हैं तस्वीरें, आपको दिखाएंगे अभी। आपको ध्यान होगा कि अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर में नक्सल हिंसा खत्म हो जाएगी। मुझको लग रहा है कि वो दिन जो है, आज 25 तारीख हुई है, करीब हफ्ता भर है आज के दिन को अगर मिला भी लें तो इस एक हफ्ते में और कुछ सरेंडर हो सकते हैं। और अगर नहीं भी हो पाते हैं, मान लीजिए कोई और एनकाउंटर नहीं भी होते हैं, तो भी इतना कमज़ोर हो चुका है बस्तर में नक्सलवाद, नक्सल हिंसा, नक्सल आंदोलन इतना कमज़ोर हो चुका है कि अमित शाह की घोषणा मुझको तकरीबन पूरी होते हुए दिख रही है। और देखिए, ये कोई बांध का बनाना नहीं है कि जहां इंजीनियर कैलकुलेट करके बता दें कि हर दिन इतना क्यूबिक मीटर कंक्रीट डाला जाएगा, इतने दिन में इतनी छड़ बंधेगी, ये हो जाएगा। वैसा तो था नहीं। ये आसपास के कई राज्यों में बिखरा हुआ, उधर महाराष्ट्र, इधर तेलंगाना, इधर ओडिशा, ऐसे कई राज्यों में बिखरा हुआ बस्तर से जुड़ा हुआ नक्सल आंदोलन। और दूसरे प्रदेश भी हैं इसमें शामिल, कहीं मध्य प्रदेश तो कहीं झारखंड, वहाँ भी है नक्सल आंदोलन। लेकिन बस्तर से लगे हुए जितने प्रदेश थे, इनके बीच में एक बड़ी जटिल स्थिति थी। और करीब 2.25 साल हुए हैं अभी बीजेपी की सरकार को आए हुए छत्तीसगढ़ में। सच कहें तो इस 2.25 साल पहले मुझसे कोई पूछते कि क्या मार्च 26 तक बस्तर में नक्सल हिंसा खत्म हो जाएगी, तो मैं उनको कहता कि किसी पुलिस अफसर ने नेताओं को बरगलाया होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे बहुत से अफसर आए गए, ऐसे बहुत से नेता आए गए, ऐसा हो नहीं पाया कभी। खासकर उस वक्त भी नहीं हो पाया जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 15 साल रही सरकार, केंद्र में 10 साल उसमें से यूपीए की सरकार रही, मनमोहन सिंह की। दोनों अलग अलग पार्टियों की अगुवाई की सरकारें थीं, लेकिन दोनों के बीच एक 100% तालमेल से नक्सल मोर्चे पर काम होते रहा। 100% मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सलवा जुडूम का जो आंदोलन चला, जिसको लेकर तरह तरह के विवाद हमेशा बने रहे, और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने उस आंदोलन को गैरकानूनी करार देकर उन सारे लोगों को हटाने के लिए कहा, हथियार वापस लेने के लिए कहा। वो आंदोलन भी कांग्रेस और भाजपा, केंद्र और राज्य, इन चारों की सहमति से चल रहा था। छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे पर जितनी बड़ी सहमति रमन सिंह के 15 साल और मनमोहन सिंह के 10 साल थी, बाद में तो खैर ठीक है कि बीजेपी के डॉक्टर रमन सिंह के आखिरी के जो 5 साल थे, उस समय तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, तो वो तालमेल तो और अधिक होना ही था। लेकिन हो नहीं पाया था कुछ ऐसा, हमको याद रखना चाहिए, ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। 9 साल गुजर चुके थे नरेंद्र मोदी की सरकार के और अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए, तब भी नहीं हो पाया था। अब क्या करिश्मा हुआ है, मैं इस बात को नहीं जानता। क्यों ऐसा हो पाया ये भी मैं नहीं जानता। जब अमित शाह गृह मंत्री थे और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, तो वहाँ से केंद्र से कुछ 5-7 हज़ार अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर आई थी। लेकिन इस सरकार ने उन्हीं अफसरों को रखे हुए जो पिछली कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के समय बस्तर में जो अधिकारी थे, और मैं नाम लेना चाहूँगा, एडीजी विवेकानंद थे और आईजी वहाँ के सुंदर राज थे। इन्हीं को जारी रखते हुए, कोई हटाया नहीं गया, इन्हीं को जारी रखते हुए जो कामयाबी इस गवर्नमेंट ने पाई है, और मैं इसको कामयाबी कहूँगा। कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि आपने इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारा, इसको लोकतंत्र में कामयाबी कहते हैं क्या? मैं भी शायद
कहते कहते रुक जाऊंगा, लेकिन सच तो यह है कि जब नक्सली वहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को मार रहे थे, बड़ी संख्या में गांव के लोगों को मार रहे थे और लोग उनकी बिछाई हुई ज़मीनी सुरंगों से मर रहे थे, धमाकों से मर रहे थे, तो चारा क्या था? किसी भी सरकार के पास 2 ही 3 रास्ते होते हैं। या तो उस इलाके को मिलिट्री के हवाले कर दिया जाता, जो कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बहुत आसान नहीं है, उससे उस इलाके के आम लोगों का भी बड़ा नुकसान होता। समझदारी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार रही हो, केंद्र में जो भी सरकार रही हो, उन्होंने बस्तर में किसी मिलिट्री विकल्प पर विचार नहीं किया। दूसरी बात यह है कि बातचीत से जो रास्ता निकल सकता था, नक्सलियों से बातचीत से जो सुलझ सकता था, मैं उसकी वकालत करते आया हूँ पिछले 10, 20, 25 बरस से लगातार इस बात को लिखते आया हूँ कि बातचीत से निपटना चाहिए ये, और बातचीत के बिना दुनिया के इतिहास में हथियारबंद आंदोलन कहीं नहीं निपटे हैं। हुआ वही, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से हुआ बस्तर में पहले पुलिस ने बड़ी तेजी के साथ नक्सलियों को घेर कर मारा, और मैं ये नहीं कहूँगा किसी गैरकानूनी तरीके से मारा, कानूनी तरीके से मारा। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, सरेंडर करने को कहती रही पुलिस। जब नहीं किया नक्सलियों ने समर्पण, तो उनको मारा। और एक दिलचस्प बात यह है इस दुखद सिलसिले में कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारने के बीच मानवाधिकार उल्लंघन हुआ हो, ऐसी शिकायतें न्यूनतम रहीं, एकदम ही कम रहीं। किसी भी पार्टी की सरकार कहीं भी रही हो, राज्य में या देश में, इतनी कम शिकायतें मानवाधिकार हनन की कभी नहीं हुई। मैं आज 31 मार्च होने के करीब हफ्ते भर पहले इसीलिए आपके सामने ये बात करने खड़ा हुआ हूँ कि आने वाले दिनों में तो ये पूरा का पूरा एक समारोह किस्म से सरकार का हक बनेगा बस्तर में करने का। और मुझको लगता है कि अमित शाह जैसे लोग जो हैं ये 31 मार्च के पहले या बाद इस तरह के जलसे में आएंगे। लेकिन अधिक बड़ा जलसा मैं इसको मानता हूं कि न्यूनतम मानवाधिकार हनन से एकदम मिनिमम शिकायतें, उनके साथ में इतने ज़्यादा नक्सलियों को पहले तो मारना, दूसरा बकाया नक्सलियों का सरेंडर। बड़े बड़े दिग्गज नेता जो थे नक्सलियों के, कमांडर उनके, जो 20 साल 25 साल से 1-1 करोड़ रुपए का इनाम अपने सिर पे लिए घूम रहे थे, उन लोगों का सरेंडर करवाना छोटी बात नहीं थी। आपको अगर ध्यान होगा, और ये बात रिकॉर्ड में भी है कि मैंने कैमरे के सामने या अखबार के एडिटोरियल में दोनों ही जगह बार बार इस बात को लिखा था कि सरकार को नक्सलियों से बातचीत करने के लिए कुछ ऐसे मध्यस्थ ढूंढने चाहिए जिनके ऊपर दोनों पक्षों का भरोसा हो। मैंने इस सिलसिले में कुछ पत्रकारों का जिक्र भी किया था कि बस्तर के पत्रकार भी जब वहाँ किडनैप वगैरह होते आया है तो उस वक्त सरकार की मदद करके लोगों को छुड़ाते आए हैं वो लोग, उनकी भी मदद ली जा सकती है। आज हुआ वही है। पिछले 6 महीने में, 8 महीने में जितने समर्पण हुए हैं नक्सलियों के, इन सब के पीछे बस्तर के कोई 4, 5 या 6 पत्रकारों के नाम सुनाई पड़ते हैं कि इन लोगों ने कोशिश करके जान पर खेल कर, मौके पर मौजूद रह के, चल कर आते हुए नक्सलियों के साथ साथ ये सरेंडर करवाए। अब मैं थोड़ा सा नाम बतलाता हूँ, थोड़ा मुझको हैरानी होती है कि विजय शर्मा जी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, जो नक्सल मोर्चे पर लीड कर रहे थे, लगातार वहाँ आते जाते थे, और इस मोर्चे की कामयाबी की एक क्रेडिट उनको भी जाएगी। कुछ मुख्यमंत्री को जाएगी, कुछ केंद्रीय गृह मंत्री को जाएगी, लेकिन विजय शर्मा को भी जाएगी। और जिन 2-3 नामों ने वहाँ के बस्तर के लोगों ने नक्सलियों का समर्पण करवाने में मदद की है सरकार की, उनमें एक अंकुर तिवारी, एक रानू तिवारी, ऐसे 2 नाम मेरे परिचित नामों से परिचित हूँ मैं, ये नाम मुझको याद पड़ते हैं। अब विजय शर्मा की मदद करने के लिए अंकुर तिवारी, रानू तिवारी, शर्मा तिवारी, पता नहीं क्या रहा, एक आदिवासी बस्तर में इस तरह से लोगों ने वहाँ पर नक्सलियों को समर्पण के लिए तैयार किया। जो भी मदद करे, अच्छा काम हुआ है।
जिसने भी नक्सलियों को तैयार किया कि हथियार छोड़कर मूल धारा में आओ, तो ये अच्छा काम किया। मैं मानता हूं कि ये पत्रकारिता की जो बुनियादी जिम्मेदारी है उससे थोड़ा बाहर जाकर इन्होंने ये काम किया है। लेकिन पत्रकार 24 घंटे ये कहते नहीं बैठ सकते मैं पत्रकार हूं, मैं कोई और काम नहीं करूंगा। आपको ध्यान होगा, मैंने इस बात को कई बार कहा है, जिस तरह से हम लोग फिलिस्तीन गए इजराइल का विरोध करने के लिए, जो वहाँ के लोगों को रात दिन उस समय भी मार रहा था, अभी भी मार रहा है, तो हम फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय मदद लेकर गए थे। उस मदद से कोई उनके घर का चूल्हा नहीं जलना था, एक प्रतीकात्मक मदद थी वो। लेकिन वो प्रतीकात्मक विरोध इजराइल का था, जिसने हमारे जाने के 5 महीने पहले हमारे जैसे ही एक शांति कारवां पर हमला करके 12 लोगों को मार डाला था। खैर, मैं उस पर आपको उलझाना नहीं चाहता। मैं आज के इस मौके पर, जब बस्तर में नक्सल हिंसा तकरीबन खत्म होने को है, और मैं इसको मानता हूं कि इसको नाप तौल के कि ये अभी 900 ग्राम हुआ है, 1 किलो पूरा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है असल जिंदगी में। जो कामयाबी केंद्र सरकार को और छत्तीसगढ़ सरकार को बस्तर में मिली है, उसमें ये दोनों बधाई के हकदार हैं। जो नक्सली मारे गए उनको बार बार मौका दिया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बार बार कहा कि वो आ जाएं, वो मूलधारा में शामिल हो, हम उनका स्वागत करेंगे। यहाँ तक सरकार की तरफ से कहा गया कि हम लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे, रेड कारपेट वेलकम, आ जाएं वो। अब नहीं आए वो, तो हिंसा को जारी तो नहीं रहने दिया जा सकता जिस तरह से वो कर रहे थे। अभी 1 हफ्ता बाकी है, 31 मार्च को। देखते हैं इस 1 हफ्ते में और क्या होता है। फिलहाल अगर कुछ नया नहीं होता है तो मैं आपको बतला दूं, मेरे हिसाब से बस्तर का मोर्चा आज भी सरकार के एक समारोह मनाने के लायक है। ये ठीक है कि बहुत सी मौतें हुई हैं वहाँ नक्सलियों की, लेकिन उनसे कोई सरकार बच नहीं सकती थी। जितने लोगों का सरेंडर हुआ है, सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी अच्छे से बसाहट करे, उनको ठीक ठाक तरीके से ज़िंदगी, कोई बहुत ऐशो आराम की नहीं, ठीक ठाक तरीके से सुरक्षित ज़िंदगी उनको गुजारने मिले, इसका इंतज़ाम करें। इसके साथ साथ सरकार की तारीफ़ करने, सरकार को बधाई देने, उसके साथ साथ मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय जब भोपाल में राजधानी थी, उस समय बस्तर की जिस तरह की ज़मीनी दिक्कतों के कारण भारी भ्रष्टाचार, भारी शोषण, सरकारी अमले का जुल्म आदिवासियों पर, इन 3 वजहों से वहाँ पर नक्सलियों को पांव जमाने में मदद मिली थी। अब जब नक्सली हटाए जा चुके हैं और सरकार कहती है कि 1 साल के भीतर वहाँ से सुरक्षा बलों की वापसी भी शुरू हो जाएगी, तो सरकार को अपने अमले को संवेदनशील बनाना होगा। वो बस्तर के लोगों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान करना सीखें। ये देख चुकी है सरकार कि वहाँ पर उन लोगों के ऊपर जुल्म ढहाने से क्या होता है। फिर कोई नक्सली नहीं आएंगे, फिर कोई स्थानीय आंदोलन शुरू हो जाएगा, कुछ होगा। सरकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सुरक्षा बल वहाँ मौजूद हैं, जो राज्य की पुलिस, केंद्र के सुरक्षा बल वहाँ पर हैं, वो भी कहीं उत्साह में आके गांव के बचे हुए लोगों पर कोई ज्यादती न करें। सरकार को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल सरकार की आलोचना करने की कोई वजह नहीं है। 31 मार्च तक सरकार ने नक्सल हिंसा खत्म करने की बात की थी, करीब करीब वहाँ पर मामला पहुँच चुका है, और इससे ज़्यादा करीब, इससे ज़्यादा रफ्तार से ऐसी कोई तारीख घोषित करके पूरे देश में कहीं भी ऐसा हथियारबंद आंदोलन खत्म हुआ हो, मुझको याद नहीं पड़ता है। तो दोनों सरकारों को मेरी तरफ से इस मौके पर एक बधाई कि उन्होंने तरह तरह की तरकीबें इस्तेमाल करके हथियारबंद मोर्चा भी संभाल के, बातचीत का रिश्ता भी खुला रख के। कल का ही मैं एक वीडियो, किसी ने मुझसे चर्चा की कि रानू तिवारी ने वहाँ पापा राव नाम के बड़े नक्सल नेता के पास बैठ के गृह मंत्री विजय शर्मा से टेलीफोन पर बात कराई। उन्होंने कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है, सम्मान के साथ आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। तरह तरह की बातें, अच्छी बात है। ये नक्सली इसी देश के हैं, वो किसी दुश्मन देश के नहीं हैं,
और उनके मुद्दों में कई बातें जायज़ थी, उसके बारे में सरकारों को ख्याल रखना चाहिए। हम फिर मिलेंगे। फिलहाल अगला एक हफ्ता ध्यान से देखते चलिएगा बस्तर में क्या होता है। आपको लगता है मैंने कोई जायज़ बात की है तो हमारे इस लिंक को दोस्तों को आगे बढ़ाइएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। दूसरी बात ये कि दोपहिए दो ही लोगों के बैठने लायक रहते हैं, उस पर बहुत सारा सामान, बहुत सारे लोग, पूरा कुनबा मत सवार हो जाइए। किसी भी हादसे की हालत में पूरा का पूरा कुनबा खत्म हो जाए, ये अच्छी बात नहीं होगी। कोई भी हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो सिर पर सबसे पहले चोट लगती है। हेलमेट उसको बचा सकता है अधिकतर मामलों में। फिर मिलेंगे।